Hello students, welcome to Success Inc. and this is our third video on tense. So let's start the class. तो बेटा आप सभी को पता है कि हम लोग टेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और आज हमारा थर्ड टेंस है विच इज़ फ्यूचर टेंस। ठीक है बेटा, तो फ्यूचर टेंस में इससे पहली वाली क्लासेस में हमने ये पढ़ा था बेटा सबसे पहले कि ये कैसा है, ये एक हाइपोथेटिकल टेंस होता है ना। हाइपोथेटिकल टेंस होता है क्योंकि इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड पॉइंट सर यहाँ पे ये था, ये प्राइमरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से नहीं बनाया जाता। थर्ड पॉइंट था बेटा, जब ये प्राइमरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से नहीं बनाया जाता तो यहाँ पे प्राइमरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करता है, मोडाल्स। ठीक है बेटा, और कौन कौन से मोडाल्स यहाँ पे यूज़ होंगे, विल और शेल। तो याद रखिएगा बेटा, विल और शेल मोडाल्स होते हैं, मोडाल वर्ब होती है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब, और यहाँ पर ये काम किसका करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। ठीक है बेटा, अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है और ये मोडाल भी है तो बेटा इसका मतलब ये आपके मूड या फिर पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझनी है कि मूड या पॉइंट ऑफ व्यू किस प्रकार का हो सकता है हमारे फ्यूचर टेंस में। ठीक है बेटा, तो मूड या पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दो ही प्रकार के होंगे बेटा, एक होगा फिक्स्ड या फिर आप बोल सकते हैं डेफिनेट, और एक होता है नॉन फिक्स्ड या फिर आप बोल सकते हैं इनडेफिनेट। ठीक है बेटा, अब कैसे समझें सर कि विल और शेल। अगर देखो बेटा ग्रामेटिकली देखो तो आई किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल लगाओ शेल लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखते हो, सेंटेंस के सेंस के हिसाब, मीनिंग के हिसाब से देखते हो तो वहाँ पे बेटा विल और शेल का यूज़ मैटर करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या रखना है, अब इतना समझ गए कि दो मूड होंगे। ठीक है बेटा, फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड। तो आपको क्या रखना है बेटा, एक सेंटेंस का ध्यान रखना है, आई विल बी एन ऑफिसर वन डे। ठीक है बेटा, इस सेंटेंस का ध्यान रखना है और ये बोलना है सर कि ये जो सेंटेंस है ये मेरे लिए क्या है, इस बात को मैंने अपने लिए फिक्स्ड माना है, इट इज़ 100% श्योर कि मैं एक न एक दिन ऑफिसर बनूंगा। तो यहाँ से बेटा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सर क्या आइडिया मिलेगा कि अगर हमको बेटा फिक्स्ड मूड में बात करनी है ना बेटा, अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे बेटा, विल। ठीक है बेटा, और अगर आपका आई और वी के साथ विल यूज़ हो रहा है तो बताइए बेटा अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा फिर, तो अदर सब्जेक्ट जैसे राम शी कुछ भी आप लिखना चाहो है ना, तो अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा बेटा, शैल। तो ये हुआ आपका फिक्स्ड मूड। ठीक है बेटा, अगर आप नॉन फिक्स्ड की बात करो तो बच्चे नॉन फिक्स्ड में क्या होगा, नॉन फिक्स्ड में आप आई और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे, जस्ट रिवर्स करना है। ठीक है ना बेटा, आई और वी के साथ अब यूज़ करोगे शेल, और जब आई और वी के साथ शेल यूज़ हो गया तो अदर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, विल। तो इन चीज़ों को आप नोट करते जाइए। ठीक है बेटा, तो ये तो थे आपके सबसे पहला पॉइंट कि सर यहाँ पे ये एक क्या होता है, चलिए एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, दिस टेंस इज़ बेसिकली हाइपोथेटिकल टेंस क्योंकि ये आपका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, प्राइमरी वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं होती है, बट प्राइमरी वर्ब का यहाँ पे या हेल्पिंग वर्ब का जो काम करता है वो कौन करता है, मोडाल्स ही करता है। ठीक है बेटा, मोडाल क्या है, एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते, सॉरी प्राइमरी वर्ब होती है जो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, मूड या पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है। मूड और पॉइंट ऑफ व्यू किसका बेटा, ये स्पीकर के, ठीक है ना, स्पीकर या फिर फर्स्ट पर्सन के मूड या पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कौन, विल और शेल। तो फ्यूचर टेंस में बेटा दो ही तरीके से हम बातें बोल सकते हैं, पहला है फिक्स्ड, दूसरा है नॉन फिक्स्ड। ठीक है, इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये कोई ट्रिक है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल जो आपको याद करने में आसान रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया आई वी के साथ अगर आप विल यूज़ करोगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड, और अदर सब्जेक्ट के साथ शेल। नॉन फिक्स के लिए आपने जस्ट इसका रिवर्स कर देना है। तो याद रखेंगे बेटा, कोई भी अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा कोई भी आपका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन
कोई भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हमेशा किस में आएगा बेटा, फिक्स्ड वे में बोला जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉमिस, कोई भी डिटर्मिनेशन की बात है ना, या कोई भी थ्रेट, ये सब किस में आएगा बेटा, फिक्स्ड वे में होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि यही चीज़ आएंगी, वो डिपेंड करेगा आपके मूड पे, ठीक है ना बेटा। कई बार ऐसे शब्द भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास सेंटेंस में आ गया श्योरली, या फिर आ गया 100%, डेफिनेटली आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या शो कर रहे हैं बेटा, ये भी तो फिक्स्ड थिंग को ही शो कर रहे हैं ना। तो इसीलिए अगर आपको कॉन्टेक्चुअली भी सेंटेंस को सही करना है तो आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। और जब भी बेटा आपको जनरल सेंस में कोई बात बोलनी है तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, नॉन फिक्स्ड वे यूज़ करोगे, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप डिटर्मिनेशन को नॉन फिक्स्ड वे में बोलोगे तो डिटर्मिनेशन ही क्या, ठीक है। प्रॉमिस को नॉन फिक्स्ड वे में बोलोगे तो इसका मतलब भाई 50% चांसेस है कि आप उस प्रॉमिस को पूरा करोगे, या फिर 50% चांसेस है कि पूरा नहीं करोगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो हमने यही समझा फ्यूचर टेंस में कि विल और शैल कैसे यूज़ होगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा अब हम चलेंगे इसके टेंस पर, ठीक है। तो जो पहला टेंस आएगा इसमें कौन सा आएगा बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बेटा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है बेटा, विल शैल प्लस V1, ठीक है। विल शैल के साथ V1। तो अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं राम विल राइट अ लेटर, राम पत्र लिखेगा, ठीक है। दूसरा है बेटा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा बेटा, विल शैल तो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करेगा ही, ठीक है बेटा, बट इसके साथ आपका बी लग जाएगा और फिर आपके पास आएगा V1 और फिर आएगा ING। तो याद रखिएगा बेटा यहाँ पर ये जो बी है इट इज़ नोन एज पार्टिकल। ये बी क्या है, यहाँ पे V1 के साथ ही स्टिक रहेगा, तो ये क्या रहेगा बेटा, पार्टिकल। अब एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, पार्टिकल का काम है मेन वर्ब के साथ स्टिक रहना, ठीक है। तो जैसे हमने सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेंटेंस लिखा, राम विल राइट अ लेटर का क्या बन जाएगा बेटा, राम विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपसे कहूँ बेटा इसी सेंटेंस का क्या बनाइए, नेगेटिव बनाइए, तो जब आप नेगेटिव बनाओगे ना बेटा तो याद रखना पार्टिकल तो वर्ब के साथ ही रहेगा, ठीक है, उसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। और जो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है आपके पास, नॉट आता है, तो इसीलिए क्या बन जाएगा बेटा, राम विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे बेटा अरेंजमेंट का आप क्या रखेंगे, ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। चलिए थर्ड टेंस होगा आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है बेटा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके पास एक थर्ड टेंस है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप क्वेश्चन रखिएगा समझने में। तो अगर हम बात करें बेटा तो सब्जेक्ट तो आएगा ही, हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है बेटा, हर जगह विल और शैल, विल शैल हर जगह क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे विल शैल तो आएगा ही। अब बेटा होता क्या है, विल शैल, अब आपने पीछे देखा होगा, पीछे आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, जब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात कर रहे थे, है ना, जब हम बेटा किसकी बात कर रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात कर रहे थे, तो हम बी की फॉर्म ऑफ वर्ब ले रहे थे, और उस समय क्या ले रहे थे, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या ले रहे थे, वॉज वर, ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में तो आ नहीं सकता ना बीन, तो इसलिए हमने उस जो पूरा बी है ना उसी को एज ए, ये मान के चलो कि जो पूरा बी है हमने उसी को क्या ले लिया, एज अ पार्टिकल यूज़ कर लिया, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम ले रहे थे हैज़ हैव,
पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम ले रहे थे हैड। तो जब यहाँ पे लेंगे तो बेटा तो हैड का जो थर्ड V3 था वो तो हैव का जो V3 था वो तो हैड ही था, वो तो पैसिव वॉइस में चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम पूरा का पूरा हैव ही क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास हैव। ठीक है, बट अब याद रखना है बेटा ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो हैव ही रहेगा क्योंकि ये पार्टिकल है बेटा। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा V3। ठीक है, ये क्या है आपका पार्टिकल। तो इसके एग्जाम्पल्स पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो हम क्या बोलेंगे आई, है ना, आई विल हैव रिटन अ लेटर, ये तो बोलेंगे। ठीक है, तो आई के साथ आप बोल सकते हो ना सर कि प्लूरल वर्ब आती है, चलिए मान लीजिए। अब अगर राम आ जाता तो राम विल, अब इसको हैव, इस हैव को ना हैज़ मत कर देना। अगर यहाँ पे आप हैज़ करते हो राम विल हैज़ रिटन अ लेटर, तो इसका मतलब आपने इस सब्जेक्ट के अनुसार किसको चेंज कर दिया, पार्टिकल को चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, जो कि क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पार्टिकल है ना बेटा तो इसीलिए ये यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैव ही आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे, विल, तो चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब पे चेंज होगा। ठीक है, हैव एक पार्टिकल है तो इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगर इसी सेंटेंस का, राम वाले ही सेंटेंस का मैं आपको बोलूँ बेटा नेगेटिव बनाओ तो आप क्या बोलोगे, राम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। तो पार्टिकल का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अरेंजमेंट पर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट आपके पास आएगा क्या, फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर आप इसका अरेंजमेंट देखो तो बड़ा आसानी से बन सकता है बेटा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये किसी ना किसी स्पेसिफिक टाइम पर जरूर ले आ जाएगा, है ना, याद है ना आपको जब मैंने आपको ये बोला था, मान लीजिए ये प्रेजेंट है तो अब हम क्या बोलेंगे कि जब वो समय आएगा तो हम आपको पहले फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम पे ले जाएंगे, है ना, फिर हम उसमें पीछे से जो कार्य है वो इस प्रकार से उस कार्य को दर्शाएंगे। समझ आई बात। ठीक है, आपने पिछली क्लास देखी होगी तो वहाँ से आपको थोड़ा सा फिगर समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा बेटा, पूरा ही लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, ये आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा और ये यहाँ पे क्या मानी जाती है, हेल्पिंग वर्ब। अब बेटा क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट के लिए यहाँ पे एज अ पार्टिकल हैव आना जरूरी हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, हैव के साथ बीन प्लस V1 प्लस ING। तो बेटा यहाँ पे ये जो हैव बीन है ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, ये पूरा का पूरा एज अ पार्टिकल का काम करेगा। ठीक है ना, अब पार्टिकल है तो बेटा ये किसके साथ रहेगा, वर्ब के साथ ही स्टिक रहने वाला है। ठीक है, तो इतना आएगा। अब आगे चल के हम क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है सर इसके बाद स्पेसिफिक टाइम शो होगा, है ना, अगर टाइम शो होगा, टाइम किसी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस के थ्रू भी समझा सकते हैं। और टाइम शो करने के लिए हमने दो ही शब्द यूज़ करे हैं, क्या, या तो सिंस या फिर फॉर। ठीक है, बट जब मैंने आपको सिंस और फॉर समझाया था तो आपको याद होगा सर कि ऐसे केस में, फ्यूचर के केस में बेटा, ठीक है, फ्यूचर के केस में सिंस की जगह कौन यूज़ होता है, सिंस की जगह यूज़ होता है फ्रॉम। तो बेटा जो भी रूल सिंस के थे वही रूल फ्रॉम पर भी लागू हो जाएंगे। ठीक है, बट क्योंकि ये फ्यूचर है तो इसीलिए यहाँ पे सिंस यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, फ्रॉम यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख के चलाइएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप बना सकते हैं आसानी से। तो ये तो थे बेटा जितने भी हमने अभी पढ़े, ये सारे के सारे क्या थे, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर थे, एक्टिव वॉइस के टेंस स्ट्रक्चर थे। ठीक है ना बेटा, अब टेंस स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट करना है बेटा तो मैंने आपको बताया कि उस केस में आपको क्या करना है,
पैसिव वॉइस के भी समझने पड़ेंगे। वैसे मैं पैसिव वॉइस आपको अलग से पढ़ाऊंगा, एक्टिव पैसिव वॉइसेस का जो चैप्टर है वो अलग से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका टेंस स्ट्रक्चर हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब आप हेडिंग डालिए टेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा आप इतना भी समझिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। कुछ नहीं है बेटा, याद रखिएगा, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। जब डूअर इम्पॉर्टेंट हो तो उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब जो कार्य करने वाला है अगर उसका वर्णन सेंटेंस में पहले किया जाए तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। जैसे मैंने बोला राम विल बी राइटिंग अ लेटर, तो काम करने वाला कौन है, राम है, ठीक है बेटा। तो उसको हमने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, पहले उसका वर्णन कर दिया, तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है बेटा। अगर आप इसके क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस, तो आप क्या करोगे, वर्क डन को पहले बोलोगे, ठीक है बेटा। तो उस केस में क्या होता है, वर्क डन पहले आता है। खैर ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कब समझेंगे, जब हम वॉइसेस का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। वॉइसेस के चैप्टर में इसको मैं आपको कंप्लीट रूप से पढ़ा दूंगा, चाहे वो आपका प्री का लेवल हो या मेंस का लेवल हो, ठीक है। बट फिलहाल अभी हमको टेंस स्ट्रक्चर पर ही रहना है और टेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस को पढ़ना है, ठीक है बेटा। चलिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए टेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। चलिए बेटा, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस अगर फॉर एन एग्जांपल देता हूँ। मैंने मान लीजिए कहा अ सॉन्ग इज संग बाय रवि, ठीक है ना बेटा। तो अगर अब आप यहाँ पे देखो बेटा, तो मैं आपसे इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर भी समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे सर कि ये इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे क्या आ गया, V2 बोलो या V3 है बेसिकली, है ना, V3 आ गया। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं था कि कभी कि इज एम आर के साथ क्या आएगा, V3 आएगा, है ना बेटा। तो ये जो दिक्कत आती है बेटा, ये किस वजह से आती है कि वो आपको टेंस के क्वेश्चन तो देगा, है ना बेटा। एग्जामिनर क्या करेगा, टेंस के क्वेश्चन तो देगा, बट सेंटेंस का जो वॉइस है वो चेंज करके देगा, क्योंकि वहाँ पे वो चेंज हो जाती है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा बेटा वो तो कॉमन थिंग है, वो सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट कन्फ्यूज़ इसी पॉइंट से हो रहे हैं क्योंकि सेंटेंस वहाँ पे कैसे आ जा रहा है, पैसिव वॉइस में आ जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक टेंस लिखेंगे। आप एक टेबल टाइप की बनाइएगा, एक्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम यहाँ पे टेंस लिख लेंगे, फिर एक्टिव लिखेंगे, उसकी एक्टिव फॉर्मेशन लिखेंगे, और उसके बाद उसकी पैसिव फॉर्म लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में क्या होता था बेटा, आपको बताया सर अलग अलग केस थे, क्योंकि इंडेफिनिट था ना, यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब का जो रूल है, हेल्पिंग वर्ब का जो रोल है वो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता था, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता था। तो वहाँ के लिए हम क्या करते थे, V1 के साथ एस या ES जोड़ते थे। आप फर्स्ट क्लास में देखिएगा, वहाँ पे डिस्कस है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 जोड़ते थे। फिर हमने बोला था सर कि अगर सेंटेंस नेगेटिव या क्या हो, इंटेरोगेटिव हो, तो हम डू का क्या बना देंगे, डज, और उसके बाद क्या आएगा, V1। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या बना देंगे, डू प्लस V1, ये था, ठीक है ना बेटा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब किस में थी बेटा, एक्टिव सेंटेंस में थी, ठीक है। किस में थी, एक्टिव सेंटेंस में थी। पैसिव में होगा क्या बेटा, इसी का पैसिव में क्या बन जाएगा इसका, इज एम आर के साथ V3, ठीक है, इज एम आर के साथ V3। तो इस टाइप का सेंटेंस क्या कहलाएगा, आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। बट टेंस क्या होगा आपके पास, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, आप वही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अ सॉन्ग इज संग बाय रवि। तो आपको दिख रहा है सर, इसके साथ क्या है, V3 यूज हुआ है, तो दैट विल बी पैसिव वॉइस, बट सेंटेंस इज, बट द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है बेटा। बहुत इजी है बेटा, अभी देख लीजिए आप।
नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था सर, इज एम आर के साथ हम क्या यूज़ करते थे, V1 प्लस ING, यही यूज़ करते थे, है ना। इज़ कब यूज़ होता था, जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है। एम कब यूज़ होता था, जब हमारे पास सब्जेक्ट एज आई है। और आर यूज़ होता था जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, या फिर यू के साथ भी क्या होता है, आर आता है। ये तो था। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने बस समझना है कि किसकी वजह से क्या रहा है, क्योंकि बेटा क्या होता है, मैं थोड़ा कलर मार्क भी दिखा दूंगा आपको। बेटा अगर सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट होने की वजह से इज एम आर आएगा ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपने कहा सर प्रेजेंट है तो क्या लगा दीजिए, इज एम आर लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, क्योंकि आपके पास एक्टिव वॉइस में क्या है, ING, V1 के साथ क्या है, ING, तो बेटा ING की वजह से क्या आ जाता है, बीइंग यूज हो जाता है। BE के साथ हम क्या लगा देते हैं, ING लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, बीइंग, ठीक है, बीइंग। फिर क्या आ जाएगा, V3। इज इट क्लियर। तो आप बोल सकते हैं अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रवि। अगर आता है ना सेंटेंस कि रवि इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो बोलोगे अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रवि, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, आप बोलोगे सर हैज़ हैव के साथ V3, है ना, हैज़ हैव के साथ V3। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब याद रखेंगे, जब भी बेटा आपके पास हैज़ हैव आएगा, ठीक है ना, तो हैज़ हैव अपने साथ क्या लेकर आएगा, बीन को लेकर आएगा, अपने आप को भी लाएगा और बीन को भी लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब याद रखिएगा हैज़ हैव है ना, तो अपने आप भी आ रहा है, तो इसका मतलब इज एम आर अब नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ हैव, और हैज़ हैव अपने साथ क्या लाया, बीन, और वर्ब की फॉर्म क्या थी, V3। तो अगर आता कि राम हैज़ रिटन अ लेटर, तो हम बोलते अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय राम, ठीक है बेटा। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, मैं इसीलिए कलर के मार्किंग बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि सर किसकी वजह से क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है बेटा। येलो, ब्लू और रेड कलर से मैंने अलग अलग चीज़ें मार्क कर दी, ठीक है। चलिए, अब अगर बात आती है किसकी बेटा, मान लीजिए अब अगर बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर बात आती है, तो आपको पता है बेटा उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था। अगर एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है बेटा, हैज़ हैव प्लस बीन, है ना, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस, यहाँ से लिख लेते हैं प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, ये तो था हैज़ हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। अब होगा क्या बेटा कि जब आप इसको देखोगे, है ना, जब आप इसको बनाना शुरू करोगे तो होगा क्या, हैज़ हैव है ना, चलिए मान लेते हैं कि हैज़ हैव बीन एक साथ ही आएगा। आपने लिख लिया सर हैज़ हैव भी आएगा और बीन भी आएगा, बट बेटा क्या है, इस ING का क्या आएगा, बीइंग भी तो आएगा, और फिर वर्ब का क्या आ जाएगा, V3। अब हो क्या रहा है बेटा, ये बीइंग भी आ रहा है और बीन भी आ रहा है ना। तो इस वजह से क्या हुआ बेटा, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, इसका जो पैसिव फॉर्मेशन है ये कभी भी नहीं बन पाता। कारण क्या बना कि सर इसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है बेटा। याद रखिएगा ये सब क्या है, पार्टिकल है, तो ये किसके साथ रहेंगे बेटा, यहाँ पे बीन और V3 है ना, ये सब क्या है, पार्टिकल। ये क्या होगा बेटा,
ये वर्ब के साथ ही स्टिक रहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से बेटा याद रखिएगा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस तो बन सकती है, ये है, बट इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ आई होगी और आपने इस टेबल को नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट यही स्ट्रक्चर हम किस में पढ़ लेंगे, पास्ट में, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें फिर से, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टेंस के बाद लिखेंगे एक्टिव, और एक्टिव के बाद कर लेंगे पैसिव के बाद। तो फर्स्ट क्या आएगा बेटा, सिंपल पास्ट। अब बेटा सिंपल पास्ट को ही पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, है ना। जब हमने सिंपल पास्ट की बात करी थी सर, तो सेंटेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट भी कहलाता है, तो अगर सेंटेंस आपके पास क्या है, एफर्मेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, तो V2 आएगा, ठीक है। अब ये V2 सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए था, यही तो था, है ना। और जब यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है बच्चों, जब सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा या इंटेरोगेटिव होगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा बेटा, डिड यूज़ होता था और साथ में क्या आता था, V1, ठीक है। चलिए, जब आप इसका पास्ट, इसका क्या बनाओगे, पैसिव फॉर्मेशन बनाओगे, तो उस केस में क्या होगा बेटा कि वहाँ पे आपने क्या लिया था, प्रेजेंट बोलकर इसे मान लिया था, तो यहाँ पे पास्ट बोलकर हम क्या लेंगे बेटा, वॉज और वर। याद रखिएगा पैसिव में बेटा हमेशा जो मेन वर्ब होती है V3 फॉर्म में ही आएगी, ठीक है, V3 में ही आएगा, तो वॉज वर के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, V3, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको पता है सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने वॉज वर के साथ क्या लिया था, V1 प्लस, सॉरी माई मिस्टेक, V1 प्लस ING यूज़ किया था, है ना बेटा। अब होगा क्या सर, वॉज वर तो पास्ट बोल के आएगा ही आएगा, है ना, वॉज और वर। अब इस ING का आपको पता है सर क्या बनता है, बीइंग, तो वॉज वर के साथ आएगा बीइंग, फिर क्या आएगा, V3। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ राम वॉज राइटिंग अ लेटर, तो आप क्या बोलोगे, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राम। इज इट क्लियर बेटा। तो ये बीइंग यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक पार्टिकल का काम करता है, ये बीइंग यहाँ पे क्या है, पार्टिकल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट बेटा, तो चलिए बेटा, सो आगे बढ़ते हैं। पास्ट लाइन कहाँ जा रही है, देख रहे हैं आप, यही तो बेटा बहुत दिक्कत होती है, पता है इसमें ना, लिखने में, स्क्रीन पे लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए लाइन जा किधर रही है, जस्ट अ मिनट, अब ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड, पास्ट परफेक्ट। तो बेटा आप सभी को अब पता होगा, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका ना टेंस स्ट्रक्चर का। पास्ट परफेक्ट में क्या होता था सर, हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, और उसके साथ आता था V3। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हैड अपने साथ क्या आएगा, हैड को भी लेके आएगा, और अपने साथ एज अ पार्टिकल बीन को भी लाएगा, और V3 तो यहाँ पे रहेगा ही, और ये यहाँ पे क्या है बेटा, P फॉर पार्टिकल, ठीक है। तो राम हैड रिटन अ लेटर का क्या बन जाएगा, राम हैड रिटन अ लेटर का क्या बनेगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय राम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे सर कि अब क्या आएगा, फिर से फोर्थ क्या आएगा बेटा, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। और आपको पता है सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता क्या था सर, हैड आता था, हैड के साथ बीन आता था, प्लस V1 प्लस ING तो आता ही था ना, ये चीज़ें तो थी, ठीक है बेटा, है ना। और फिर आपके पास क्या आता था, सिंस और फॉर आता था, और फिर V3 आता था, है ना बेटा। एक बार चेक करके देखिएगा,
यही है या गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना बेटा। आपको ये, अगर जिस स्टूडेंट के अंदर ये हैबिट होगी ना बेटा कि हर चीज़ को चेक करने की, वो याद रखेगा, वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं, ठीक है, तो अब आपको पता है सर हैड के साथ आप हैड बीन तो लाओगे ही लाओगे, फिर V1 ING का क्या बनेगा, बीइंग भी आ जाएगा, फिर जाके V3 आएगा। अब बेटा हो क्या रहा है, बी की दो फॉर्म आ रही है, बीन भी आ रहा है और बीइंग भी आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से बेटा सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस तो बन सकता है, बट इसका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? तो हमारे दूसरा टेंस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पर बेटा, फ्यूचर टेंस पर। आप इसको आज अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए, तो बेटा फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा फ्यूचर टेंस में होगा क्या कि पहला टेंस कौन सा होगा, यहाँ पे फिर से वैसे ही टेबल, आप तो उसी टेबल में कंटिन्यू करते जाइए। टेंस के सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे और फिर हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो टेंस में फर्स्ट है बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है सर, विल शैल के साथ क्या आता है, V1। तो बेटा जब आप इसका पैसिव फॉर्मेशन बनाओगे, ठीक है ना, जब आप इसका क्या बनाओगे, पैसिव फॉर्मेशन बनाएंगे, तो होगा क्या बेटा कि विल शैल के साथ, याद रखिएगा, क्योंकि बेटा ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब का काम तो कर रहा है, बट साथ साथ ये क्या है बेटा, एक मोडाल भी तो है ना, ये क्या है, मोडाल भी है। तो याद रखेंगे बेटा जब भी आपके पास मोडाल आती है तो मोडाल की तो हम फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। पैसिव फॉर्मेशन में विल शैल क्या होगा बेटा, एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब इसको समझ जाने के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, बी। अब V1 का क्या रहेगा, V1, ठीक है बेटा। ये बी क्या है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ राम विल राइट अ लेटर, तो बोला जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाय राम। सॉरी, अब देखिए एक गलती हुई ना, क्या गलती हुई सर, पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आना चाहिए, V3। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, मेरी मिस्टेक से यहाँ पे V1 हो गया था, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, V3 रहेगा। तो राम विल राइट अ लेटर का क्या बनेगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय राम। तो अगर मैं आपको नहीं समझाता ना बेटा, तो वो देखिए ना, अगर मैं आपको सिंपली ऐसे बोल देता, a letter will be written by राम, तो बेटा आप बोलते सर विल के साथ तो आपने बी कभी बताया नहीं, अगर हम एक्टिव वॉइस ही पढ़ते। इसीलिए बेटा टेंस स्ट्रक्चर में आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी कवर होना जरूरी होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाने से पहले बेटा आप एक चीज़ और समझिए कि सर जब आपने मोडाल को ऐसे चेंज किया, तो इसका मतलब सर यहाँ पे हम मोडाल के सेंटेंस भी तो बना सकते हैं ना, तो जरूरी थोड़ा ना ऐसे विल शैल ही मोडाल है ना बेटा, मोडाल्स तो क्या है, अलग अलग भी हैं। तो याद रखिएगा बेटा यहाँ पर एक अगला सेंटेंस जो बन जाता है वो किसका बन जाता है, मोडाल्स का बन जाता है, ठीक है। अगला सेंटेंस किसका बनता है, मोडाल्स का बनता है, जैसे कैन, कुड, इस प्रकार के, ठीक है बेटा। तो जब भी आप याद रखेंगे मोडाल एक्सिलरी के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है बेटा, V1 यूज़ होता है। जैसे आई कैन राइट दिस लेटर, समझ आई बात। तो मैंने क्या बोला, आई कैन बोला ना, कैन एक क्या है, मोडाल। तो आई कैन राइट क्या है, V1, आई कैन राइट दिस लेटर। तो जब भी मैं इसका बनाऊंगा बेटा तो वही कंडीशन आएगी, क्योंकि सर हमने मोडाल ऑक्सिलरी को एज इट इज़ लिया है, तो मोडाल ऑक्सिलरी एज इट इज़ आएगी, इसके साथ क्या आएगा बेटा आपके पास, बी आएगा, और फिर क्या आएगा, V3। तो अगर मैं बोलता हूँ आई कैन राइट दिस लेटर, आई कैन राइट, WRITE, राइट दिस लेटर, तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस लेटर है ना, कैन बी V3 रिटन बाय मी। बाकी बेटा जो इसके रूल्स है ना, ये आई का मी क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम
पैसिव वॉइस में ही पढ़ेंगे। फिलहाल हमको ये समझना है सर कि टेंस को अगर ढंग से पहचानना है तो एक्टिव भी जरूरी है और पैसिव वॉइस भी जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा क्या नेक्स्ट क्या बनेगा, तो इतना समझ आ गया। फ्यूचर की वजह से क्या हो गया, हमने फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस फ्यूचर इंडेफिनिट की वजह से हमने एक मोडाल वाला भी सेंटेंस बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेकंड या थर्ड ही बोल लेते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होता क्या था, आप सभी को पता होगा सर। यहाँ पे आता था विल शैल तो सब जगह ही आएगा, है ना बेटा। विल शैल के साथ क्या होता था, बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी, विल शैल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी। अब होगा क्या सर, यहाँ पे बी क्या था, एक पार्टिकल, है ना, एक पार्टिकल था। तो जब ये बनाओगे ना बेटा तो होगा क्या सर, विल शैल तो एज इट इज़ लेना पड़ेगा, बी भी आएगा क्योंकि विल शैल के साथ बी आएगा पैसिव फॉर्म में, है ना। अब इस आईएनजी का क्या बनेगा बेटा, एक्टिव वॉइस में जो आईएनजी है इसका क्या बनने वाला है, बीइंग बनने वाला है। अब बी भी आ गया, बीइंग भी आ गया, फिर V3 आएगा। तो बेटा यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि सर एक ही फॉर्म के दो पार्टिकल बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि सर जब भी ऐसी कंडीशन आए कि सेंटेंस हमारे पास क्या हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, तो बेटा उसका भी कभी भी पैसिव फॉर्मेशन नहीं बनेगी। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट आपको पता है, हम विल शैल तो यूज़ करते ही हैं। अब यहाँ पे एज अ पार्टिकल हम क्या यूज़ करते थे बेटा, हैव, फिर लेते थे V3। यहाँ पे ये हैव क्या होता था, पार्टिकल, याद रखेगा हैव यहाँ पे पार्टिकल है, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, है ना। चलिए तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है बेटा मेरी बातों को। तो यहाँ पे होगा क्या सर कि विल शैल तो आएगा ही आएगा, विल शैल भी आएगा, हैव भी आएगा, और हैव की वजह से बीन भी आता है, प्लस V3, है ना, प्लस V3। सो सिंपल। तो अगर मैं बोलता हूँ राम विल हैव रिटन अ लेटर, तो इसका बन जाएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट इज बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको पता है क्या होता था सर, विल शैल प्लस, दोबारा लिखिए ठीक है बेटा, ऐसा मत सोचना कि आप आलस में एक्टिव वॉइस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ पैसिव लिख रहे हैं। आप दोनों को लिखिए, जितना आप रिवाइज करोगे उतना बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, पहली बात तो यह है सर कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बना, तो ऑब्वियस ही बात है सर यहाँ पे क्या होगा, इसका पैसिव फॉर्मेशन भी नहीं होने वाला है ना बेटा। बाकी तो आपको पता ही है इसका होता क्या था, विल शैल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस, अब सिंस की जगह यहाँ पे आता था फ्रॉम या फिर फॉर प्लस टाइम बताने वाला, है ना बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस का भी जो पैसिव फॉर्मेशन है वो नहीं बन सकती। सो दैट वाज ऑल अबाउट टेंस स्ट्रक्चर। बेटा शायद मैंने फास्ट पढ़ाया हो, बट अगर आप इसको आराम से भी पढ़ोगे, है ना, वीडियो को पॉज करते करते आराम से सुनते सुनते नोट्स बना के लिखोगे, तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब अगर हम एक समरी बनाएं इसकी, है ना बेटा, समरी अगर बनाएं कि सर एक्टिव वॉइस के कितने सेंटेंस थे सर, 3 तो टेंस थे और 4 प्रकार से बोल सकते थे, तो 12 सेंटेंस तो होते ही होते एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। पैसिव वॉइस की बात करें तो बेटा पैसिव वॉइस में हो क्या रहा था सर कि सर इन 12 सेंटेंस में से हर एक का मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा था। तो इसलिए ये कितना हो गया, 12 में से 3 गए आपके 9, है ना। बट साथ साथ इस 9 में से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी नहीं बन रहा था, तो इसलिए कितने हो गए 8। समझ आई बात, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा था तो कितने हो गए 8। बट साथ साथ सर इस 8 में हमने एक मोडाल एक किसका भी यूज़ कर लिया था,
मोडाल ऑक्सिलरी का भी बना दिया था। तो इसलिए सेंटेंस टोटल पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटा? 9। तो अब याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर है टेंस में संबंधित वो 12 है, और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर टेंस से संबंधित कितने हैं बेटा? 9। 9 किस वजह से हुए? एक हमने मोडाल का भी यहाँ पे यूज़ कर लिया था। ठीक है बेटा। वैसे आप अगर जोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी मोडाल जोड़ सकते हो। याद रखना मोडाल के साथ हमेशा क्या लगती है? V1 ही लगती है, क्योंकि विल शैल के साथ हमेशा क्या लग रही थी? V1 ही लग रही थी। ठीक है बेटा। चलिए, तो ये बात आपको समझ आई होगी सर, ठीक है ना। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पोर्शन पर। ठीक है, चलिए बेटा, तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब है बेटा हमारा टेंस का सेकंड पार्ट, दैट इज पार्ट 2 ऑफ टेंस। हमने ये तो समझ लिया, पार्ट 1 में हमने टेंस क्या है ये समझ लिया, है ना। टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि सर टेंस के स्ट्रक्चर में हमने एक्टिव भी पढ़ लिया और पैसिव भी पढ़ लिया। साथ साथ आपने पार्टिकल को भी देखा, किस प्रकार से पार्टिकल क्या करता है बेटा? अरेंजमेंट की बात करता है ना, अरेंजमेंट को निर्धारित करता है। ठीक है, और हमने नॉट का यूज़ भी पढ़ा था कि नॉट क्या लगती है? वर्ब से पहले लगती है, बट अगर पार्टिकल आता है तो नॉट आगे आ जाएगा, पार्टिकल हमेशा वर्ब के साथ ही रहेगा। ये तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था, है ना बेटा। चलिए, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे बेटा? हम ये देखेंगे कि सर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टेंस को कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे। समझ आई बात? क्योंकि क्वेश्चन जो आपके पास आने वाले हैं या तो वो वर्ब के अरेंजमेंट से पूछेगा, मतलब सिर्फ टेंस का स्ट्रक्चर पूछेगा, या फिर वो ये देखना चाहेगा एग्जामिनर कि कहीं आप टेंस को लगाना जानते हैं या नहीं। मतलब सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से बेटा टेंस क्या होता है? निर्धारित होता है। ठीक है ना। तो आप इस पार्ट की आप डाल सकते हैं हेडिंग कि एप्लीकेशन ऑफ टेंस, एप्लीकेशंस ऑफ टेंस, दिस इज अवर पार्ट 2। ठीक है, चलिए, तो बेटा फर्स्ट जो टेंस हमारे पास आएगा, शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमने टेंस की शुरुआत करी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टेंस बेटा। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो प्रेजेंट और पास्ट पर ही सबसे ज़्यादा आपके पास क्या आएंगे? क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा टेंस कब, कौन सा टेंस कहाँ पर यूज़ होगा, तो उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए यहाँ पर, फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट यूज़ है बेटा वो है किसी भी रेगुलर एक्शन, ठीक है, किसी भी हैबिट या किसी भी रूटीन एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है सर। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा रमन गोज फॉर अ वॉक, रमन गोज फॉर अ वॉक। दूसरा मैंने टेंस चेंज कर दिया, रमन इज गोइंग फॉर अ वॉक। तो बेटा सेंटेंस तो सही है ना दोनों? सर यहाँ पे आपने सही किया कि रमन जाता है, वर्ब क्या ले ली? सिंगुलर, या तो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे सर वर्ब अगर जा रहा है तो आप इस लगा के बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, बट ये चीज़ थोड़ा ना पूछेगा एग्जामिनर ये नहीं पूछने वाला। एग्जामिनर क्या पूछेगा बेटा कि अगर मान लीजिए इस सेंटेंस के साथ मैंने बोल दिया ऑलवेज, ठीक है, और यहां पर भी मैंने क्या जोड़ दिया? ऑलवेज। तो रमन हमेशा क्या करता है? वॉक पर जाता है। ये सेंस आया। तो सर अगर हमेशा वो ये काम करता है तो इसका मतलब वो उसके लिए क्या है? एक रेगुलर एक्शन है या हैबिट है या उसका रूटीन एक्शन है ना। समझ आई बात? तो होगा क्या बेटा, वो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको मजबूर करेगा कि आप सही टेंस को क्या करो। एग्जामिनर क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको मजबूर करेगा कि आप सही टेंस का चुनाव कीजिए।
तो बेटा इस सेंटेंस के हिसाब से कौन सी कंडीशन गलत हो जाएगी? अगर ऑलवेज लग गया है सेंटेंस में तो वो कभी भी कॉन्टीन्यूस में नहीं बोला जा सकता। जबकि अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर तो सही है ना, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, बट किस वजह से हो रहा है बेटा ये गलत? कॉन्टेक्स्ट की वजह से गलत हो रहा है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को आप समझिए। इसलिए टेंस का सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कॉन्सेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो अब आपने ये समझे सर कि हाँ, अगर ऑलवेज लगता है क्योंकि ये शो कर रहा है कि रेगुलर एक्शन है, तो अब इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेंटेंस को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाया। ठीक है बेटा, अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा। चलिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब बेटा कॉन्टेक्स्ट किससे पता चलेगा? कुछ शब्दों से पता चलेगा, कीवर्ड से पता चलेगा। ठीक है, कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए हम जनरली जो यूज़ करते हैं बेसिकली एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवर्ब का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका फर्स्ट सेक्शन समझें तो अगर आपके पास सेंटेंस में आ रहे हैं शब्द ऑलवेज या फिर यूजुअली, आप भी नोट करते जाइए, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर कि ये सारे से सारे कैसे शब्द हैं, ये फ्रीक्वेंसी को भी बता रहे हैं, है ना। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा जो भी फ्रीक्वेंसी को बताएगा कि काम कितनी बार हम कर रहे हैं, वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा वर्ब से ठीक पहले लगा जाएगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वर्ब से ठीक पहले, वर्ब से ठीक पहले इनको लगाना पड़ेगा। तो जनरली ये रूल है एडवर्ब का है, बट कॉन्टेक्स्ट बना रहा है इसीलिए टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कई बार आपके पास शब्द ऐसे आ सकते हैं सर, जैसे अकेजनली। ठीक है बेटा, एवरीडे। ठीक है, ऑफ एंड ऑन, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट। ठीक है, या डेली, डेली। तो बेटा यहाँ पे आपको पता चल रहा है सर ये क्या बता रहा है, टाइम के बारे में भी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी तो है ही कि एवरीडे मैं वो काम करता हूँ, प्रतिदिन मैं काम करता हूँ, फ्रीक्वेंसी भी है, बट यहाँ पे समय का बोध भी हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए बेटा ये सारे शब्द कहाँ लिखे जाएंगे, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में इनको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जैसे नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, SCARCEL वाले स्कार्सली, बेयरली। ठीक है ना, तो इससे पता चल रहा है सर ये है क्या, ये भी तो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। बट मैंने कहा कि आई नेवर गो टू मार्केट, या मैंने कहा आई नेवर गो टू सिनेमा, तो इसका मतलब ये कैसी फ्रीक्वेंसी है बेटा, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, पर है तो फ्रीक्वेंसी ना। समझ आई बात। या मैंने कहा आई बेयरली गो टू जिम, ठीक है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा जब फ्रीक्वेंसी है तो ये भी क्या होगा, ठीक पहले किसके, ठीक पहले लगेगी किसके बेटा, वर्ब के, वर्ब से हमेशा ठीक पहले यूज होगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बेटा, एक्चुअली क्या है ना, अब देखो अब हम टेंस को कैसे पढ़ने लग गए, एडवर्ब की वजह से, क्योंकि एडवर्ब क्या शो करता है बेटा, कॉन्टेक्स्ट। एडवर्ब सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को चेंज करने की ताकत रखता है, और जब सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बेटा क्या हो जाएगा, उसका टेंस भी चेंज करने की क्षमता रखता है एडवर्ब। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाले, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि नॉट शब्द का,
नॉट का यूज़ यहाँ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मीनिंग ऑलरेडी ही इस शब्द के अर्थ में निहित है। ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन प्रकार के एडवर्ब्स को समझा, उनके हिसाब से उनका कॉन्टेक्स्ट समझा, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनका यूज़ भी देखा कि वर्ब कुछ वर्ब से पहले आएंगे, कुछ सेंटेंस के एट द एंड ऑफ सेंटेंस आएगा, है ना, नेगेटिव के साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ वो भी वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, और ये सब के सब क्या शो कर रहे हैं, रेगुलर एक्शन को शो कर रहे हैं। बस मेन चीज़ आपने इतना रखना है। ठीक है बेटा, रेगुलर एक्शन, ये हैबिट था यहाँ पे। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लिखना शुरू करें तो लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, रवि ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक। रवि ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक। सेंटेंस सही है एकदम, क्योंकि हमेशा करता है, तो इसलिए हमने इसको किस में ला गए बेटा, V1 के साथ एस या ES, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था हमारा, सिंगुलर। बस ठीक है। दूसरा अगर आप लिखिए क्वेश्चन, संजीव एवरी मॉर्निंग, संजीव एवरी मॉर्निंग टेक कॉफ़ी। संजीव एवरी मॉर्निंग टेक कॉफ़ी। इस तरीके से ही आपसे सेंटेंस जंबल करके दिया जाएगा बेटा। चलिए इसको आप सही करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी सर, ये सिंगुलर है तो टेक का क्या होना चाहिए, टेक्स होना चाहिए। फिर आपने देखा सर ये एवरी तो चलो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, बट मॉर्निंग भी तो है ना, बात एवरी मॉर्निंग की हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है बेटा, समय के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या होना चाहिए बेटा, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, ये कहाँ जाना चाहिए आपका, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस विल बी संजीव, टेक का होगा बेटा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। बस इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थर्ड लिखिए, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कैसे करना है। शी कम्स लेट डेली, जस्ट अ मिनट, हाँ लिखिए, शी कम्स लेट डेली। तो क्या ये सेंटेंस सही है, डेफिनेटली सही है सर। शी के साथ V1 के साथ, शी सिंगुलर है, V1 के साथ S या ES लगा है, डेली भी समय को भी बोध कर रहा है तो लास्ट में लिखा गया है, सही है सेंटेंस। ठीक है, फोर्थ, ही हार्डली नॉट सेव्स एनी मनी। तो आपने देखा सर ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हार्डली एक क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो वर्ब से पहले आना चाहिए, सही है। वर्ब के साथ क्या आनी चाहिए, एस या ES भी आना चाहिए, और वर्ब से पहले आपका हार्डली आ रहा है, एनी मनी भी ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज़ क्या हो जाएगा, गलत, तो ही सेंटेंस सही हो जाएगा, ही हार्डली सेव्स एनी मनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे बेटा, इन तीन टाइप के एडवर्ब्स के साथ हम इनको डिस्कस मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब होता क्या है बेटा, ये तो बेसिकली एग्ज़ाम के हिसाब से तो यही आना है, ठीक है ना, बट फिर भी अगर हम नॉर्मल समझ के हिसाब से करें तो लिखिए एक पॉइंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी that the frequency is mentioned। जरूरी नहीं है कि बेटा फ्रीक्वेंसी मेंशन हो, ठीक है, बट ये सिर्फ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहता।
आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा रोहित विजिट्स, रोहित, अभी हुआ क्या, अभी समझाता हूँ, ठीक है बेटा। रोहित विजिट्स टू दिल्ली, रोहित विजिट्स टू दिल्ली ऑन हिज मदर्स बर्थडे, ऑन हिज मदर्स बर्थडे। अब मेरे से आपसे कुछ क्वेश्चन है बेटा। पहली चीज़, क्या यहाँ पे टाइम के बारे में बताया है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या यहाँ पे रेगुलर एक्शन या कोई ऐसा एडवर्ब दिया गया है, या फिर छोड़िए एडवर्ब छोड़िए, क्या यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट दिया गया है? नहीं। तो अभी क्या हो रहा था बेटा, हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या बना रहे थे? टेंस, ठीक है। इस रूल में हम क्या समझ रहे हैं, इस रूल में हम टेंस के हिसाब से क्या समझेंगे? कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। समझ आई बात? अब आप ये बोलो सर कि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था, आपने वर्ब के साथ क्या लगा दिया, एस या ई एस लगा दिया, बाकी तो ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा है ना। तो सर ये जो सेंटेंस है ये क्या शो कर रहा है? अब ये शो कर रहा है रेगुलर एक्शन। बस इतना आपको समझना है। मतलब इस बार हमने क्या देखा, हमने टेंस को देखा और फिर क्या डिसाइड किया कि सर इसका कॉन्टेक्स्ट कैसा है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, एक रेगुलर एक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा टीना टेक्स, एक और एग्जांपल देखते हैं, टीना टेक्स ब्रेकफास्ट, टीना टेक्स ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock। तो इस बार मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ बेटा, अब पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा था, अब फिर बोल रहा था कि टेंस डिसाइड करो। अब मैं आपको टेंस दे रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ कि अब कॉन्टेक्स्ट बताओ। तो सर आपने देखा सर ये सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है ना। तो डेफिनेटली ये भी क्या है, एक रेगुलर एक्शन है। तो जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी मेंशन हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि सर एग्जाम में क्या होता है बेटा, एग्जाम में आपको कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टेंस आपको ज़्यादातर चेंज करना पड़ता है। बट अगर जनरल समझ करनी है तो हम कई बार टेंस के हिसाब से क्या बना सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे था फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं थी, बट क्योंकि हमने टेंस का स्ट्रक्चर देखा और तो हमने कॉन्टेक्स्ट डिसाइड कर लिया कि सर हाँ ये जो है वो क्या है, रेगुलर एक्शन है, ठीक है बेटा। ये बात समझ आई आपको? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। सो समय भी हो चुका है बेटा, है ना। तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारा पार्ट बी शुरू हो चुका है ना। उसका हमने फर्स्ट रूल तो पढ़ ही लिया है, फर्स्ट रूल हम कर चुके हैं। आगे के रूल की हम बातें अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। और आप सभी से एक अनाउंसमेंट था बेटा कि जो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो स्टूडेंट्स क्वांट की क्लासेस चाहते हैं, ठीक है बेटा, क्वांट की ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, वो इस नंबर पर 32413 इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, अपना नेम और अपने कोर्स को मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो वहाँ पर हम क्वांट की क्लासेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बेटा कोविड का समय है तो याद रखिएगा, बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। आज आप देख भी रहे होंगे कि आज तक के जो न्यूज़ रिपोर्टर थे रोहित सरदाना, है ना, तो इवन वो भी नहीं बच पाए, है ना। और उनकी भी जो है आज डिमाइस हो चुका है ना, एक्सपायर हो चुके हैं। तो बेटा श्रीनगर में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, है ना, उत्तराखंड में भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, दिल्ली महाराष्ट्र हॉट स्पॉट बना हुआ है, शादियों का समय भी है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कभी भी कोविड जो है आपके, भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट वो कभी भी कहीं पे भी क्या कर सकता है, आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। तो बेटा इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, ठीक है। अब और घर पे रहिए और अपने फैमिली को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है बेटा। जो भी व्यक्ति आपके आस पड़ोस में मास्क या फिर जितनी भी गाइडलाइन सरकार ने रखी हैं, है ना,
उनका पालन नहीं कर रहे तो डेफिनेटली कीजिए, उसको बोलिए कि बेटा करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी इंसान को इन्फेक्शन है, अब वही मार्केट घूम रहा है, तो बेटा उसमें क्या होगा, उसमें बाकी के लोग भी क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से ऐसा नहीं है कि आप किसी बचाव के लिए भी है ना, ये दूसरे से बचने के लिए भी है और दूसरे को बचाने के लिए भी है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अब समय ऐसा है, क्या कर सकते हैं बेटा, सारे कोचिंग बंद हैं, है ना, हम भी काफ़ी परेशान हैं, ठीक है, आप लोग भी परेशान होंगे, एग्ज़ाम्स भी हो ही रहा है ना, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, बहुत कुछ कंडीशंस चलती जा रही है लाइफ में, बट फिर भी हमको धैर्य रखना है हर समय, ठीक है, और धीरे धीरे ही आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्लासेस में भी कहता हूँ बेटा कि इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस जितनी स्लो होगी, जितनी लर्निंग प्रोसेस हमारी क्या होगी, स्लो होगी, उतना अच्छा हम क्या कर पाएंगे, स्लो एंड स्टेडी, है ना, उतनी स्टेडी हमारी क्या होगी बेटा, लर्निंग प्रोसेस होगी, ठीक है। बैलेंस वे में आपको सीखना है चीज़ों को, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगली जो क्लास होगी वो कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है बेटा। थैंक यू।